नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नूर खान, आ गया हूं फिर से एक बार आपको एक और प्रसिद्ध डॉक्टर से मिलवाने, जिनका नाम है अमन गुप्ता। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो नूर, कैसे हैं आप? थैंक यू। ऑलराइट, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लेट मी नो कि आजकल हमारी जो जैसे डे स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, हम कह लें तो लाइक इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अनहेल्दी करते हैं, राइट? तो एक वर्ड आता है UTI, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो उसके वो एग्जैक्टली है क्या आप हमें बता सकते हैं एक बार? सो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि यूरिन ट्रैक्ट क्या होता है। यूरिन ट्रैक्ट मतलब इसमें जो 4-5 जो ऑर्गन्स आते हैं, किडनी जहाँ पे यूरिन बनता है और वो बॉडी का फिल्टर है। उसके बाद आता है किडनी से जो यूरिन बहता है वो ट्यूब्स में से जाता है, जिसको कि यूरेटर कहा जाता है। यूरेटर से यूरिन जाता है यूरिन ब्लैडर के अंदर और वहाँ से एग्जिट होता है यूरेथ्रा से। तो ये 4 ऑर्गन्स जो हैं इसको हम जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। और मेल्स के अंदर इन एडिशन इसके अलावा प्रोस्टेट भी होता है और टेस्टिस भी होते हैं। अगर इस ऑर्गन्स में कहीं पे भी अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाए, जो कि अक्सर बैक्टीरिया से होता है, उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। ऑलराइट सर, ये किन प्रकार के लोगों को हो सकता है, लाइक किस तरह से हो सकता है? रिस्क फैक्टर क्या है इसके? इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे पहले एक तो है कि ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होने का रीज़न ये है कि ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये आम तौर पे ई कोलाई नाम से बैक्टीरिया से होते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे शरीर का हिस्सा है, वो हमारे बॉडी के अंदर ही होता है, लैट्रिन के रास्ते में। तो फीमेल्स, उनका एनाटमी ऐसा है कि जो लैट्रिन का रास्ता है और यूरिन का रास्ता है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। बैक्टीरिया जो हैं बहुत ईजिली लैट्रिन के रास्ते से यूरिन पैसेज में ट्रैवल कर जाते हैं और इसकी वजह से फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है। दूसरे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर यूरिन ट्रैक्ट में कोई ब्लॉकेज है, जैसे कि मेल्स में प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया या फिर यूरिन का रास्ते में कोई रुकावट हो गई, स्ट्रिक्चर, जिसको कि स्ट्रिक्चर कहते हैं मेडिकल भाषा में, या फिर किडनी स्टोन्स हैं या यूरिन ब्लैडर स्टोन्स हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा अगर बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि डायबिटिक्स हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, किसी को HIV पॉजिटिव हैं, या फिर स्टेरॉइड्स पे हैं, किसी और डिजीज़ के लिए स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, तो ये लोग ज़्यादा प्रोन हैं यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। इसके अलावा बच्चों में भी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। उसके कारण होते हैं अगर जन्म से कोई इनको प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि किडनी की जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक्ड हैं किसी कारण से, किडनी के जो ट्यूब्स के जो वॉल्व्स हैं वो ख़राब हैं, जिसको कि वेजाइको यूरेट्रिक रिफ्लक्स कहा जाता है मेडिकल भाषा में। इन केसेस में यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर बेड रिडन लोग हैं जो कई बार लॉन्ग टर्म कैथेटर्स पे होते हैं, उन लोगों को यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है दूसरे लोगों से। लेडीज़ के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे यूटीआई के चांसेस बढ़ सकते हैं, या फिर मेनोपॉज, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं एक एज के बाद, तो उस स्टेज में उनका जो यूरिन पैसेज की जो लाइनिंग है उसमें कुछ बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कुछ फीमेल्स की टेंडेंसी होती है यूटीआई होने की, उनकी जो यूरिन ब्लैडर की जो लाइनिंग है, उनकी जो वॉल्व है, उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से यूटीआई हो सकते हैं। फिर इसके अलावा जो यंगस्टर्स में ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो हैं अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर मल्टीपल पार्टनर्स हैं, उसकी वजह से जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, उसकी वजह से यूटीआई हो सकता है। सर एक बात और पूछनी थी आपसे, लाइक हम लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, मेल और फीमेल, ओके, तो वो कैसे अपने आप को डायग्नोस कर सकते हैं लाइक दे आर सफरिंग फ्रॉम यूटीआई? सबसे पहले सिम्टम्स की बात करें, यूरिन के अंदर पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। सबसे पहले यूरिन में कुछ जलन हो सकती है, यूरिन पास करने में पेन हो सकता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार जाने का मन करता है, यूरिन कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, वॉशरूम जाने से पहले ही हो सकता है कि यूरिन निकलना, लीक होना शुरू हो जाए। इसके अलावा हाई फीवर, शिवरिंग, यूरिन के अंदर ब्लड आना, यूरिन के पैसेज के अंदर पेन या फिर बैक के अंदर पेन, वॉमिटिंग, बहुत सीवियर यूरिन इन्फेक्शंस हैं, उसकी वजह से सेप्सिस हो सकता है बॉडी के अंदर, स्पेशली वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है या एल्डरली लोग हैं, उसके अंदर बहुत सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं और वो मल्टी ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कुछ केसेस में यूरिन आना बंद हो सकता है, यूरिन एकदम स्टॉप भी हो सकता है। सर हाउ आर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डायग्नोस्ड?
अपने आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? सो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि जो सिम्टम्स हैं, जो अभी हमने सिम्टम्स डिस्कस किए, उसके बेसिस पे आप ऐसा ये पॉइंट करते हैं कि आपको यूटीआई हो सकता है। लेकिन अ वर्ड ऑफ कॉशन, काफ़ी लोग अपने आप सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंडिया में शॉप्स पे ईज़िली अवेलेबल हैं एंटीबायोटिक्स, लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि जो यूटीआई के जो सिम्टम्स हैं वो कई दूसरी कंडीशन से भी ओवरलैप करते हैं। जैसे कि यूरिन ब्लैडर कैंसर है, उसके सिम्टम्स काफ़ी हद तक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स के जैसे ही होते हैं। जैसे कि यूरिन में ब्लड आना, यूरिन पास करने में पेन होना, यूरिन बार बार जाना, यूरिन कंट्रोल ना हो पाना। और इसकी वजह से काफ़ी बार लोग ये मिस कर जाते हैं कि उनको यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है और वो सेल्फ मेडिकेट करते करते डिज़ीज़ जो है एडवांस हो चुकी होती है और वो लेट स्टेज में हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम टेस्ट की बात करें तो यूरिन टेस्ट के अंदर पता चल जाता है कि कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है। यूरिन रूटीन टेस्ट करवाते हैं, कल्चर करवाते हैं, या फिर अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी को डायबिटीज़ है तो हम शुगर चेक करवाते हैं। स्टोन्स या ब्लॉकेज रूल आउट करने के लिए, प्रोस्टेट रूल आउट करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड KUB के नाम से जो कहते हैं वो करवाते हैं। एंड हाउ इट इज़ ट्रीटेड? यूटीआई को हम ट्रीट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स की। मोस्टली जो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज हैं जिसके अंदर की बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं हैं, वो एंटीबायोटिक से ऑलमोस्ट 5 to 7 डेज़ अगर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो वो उससे वो ईज़िली ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए, अंडर सुपरविजन ही लेने चाहिए। उसके कारण है कई बार जो मेडिकेशंस हैं वो उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन में काम नहीं करेंगी, या फिर वो मेडिकेशंस आपको साइड इफ़ेक्ट्स दे सकती हैं, या फिर उसकी वजह से कोई एलर्जीज़ हो सकती हैं। मोर ओवर कुछ एंटीबायोटिक्स सर्टन सिचुएशंस में सूटेबल नहीं है, जैसे प्रेगनेंसी में सारी एंटीबायोटिक्स नहीं ले सकते हैं, तो हमेशा अंडर सुपरविजन एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए। अगर इन्फेक्शन बहुत सिवियर हैं तो उस केसेस में इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ते हैं और उसका ट्रीटमेंट लंबा चल सकता है, हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ओके, एंड व्हेन शुड वन मीट द डॉक्टर? कब दिखाना चाहिए डॉक्टर से, कब मिलना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया, कोशिश करनी चाहिए कि सेल्फ मेडिकेट ना करें, अनलेस की कोई ऐसी क्राइसिस सिचुएशन है कि आप इमीडिएटली मेडिकल फैसिलिटी में नहीं जा सकते हैं। पर लेकिन सिवियरिटी का ध्यान रखना चाहिए। सिवियर सिम्टम्स होते हैं, हाई फीवर हो रहा है, शिवरिंग हो रही है, वॉमिटिंग आ रही है, खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं, यूरिन में काफ़ी ब्लड आ रहा है, यूरिन बंद हो गया या कंट्रोल नहीं हो पा रहा यूरिन, आपको लग रहा है कि अलर्टनेस लेवल चेंज हो रहे हैं, ड्राउजीनेस हो रही, ये पॉइंट करते हैं कोई सीवियर इन्फेक्शन की तरफ। और इन सिचुएशंस में एटलीस्ट यू शुड ऑलवेज गो टू अ मेडिकल फैसिलिटी। एंड हाउ कैन वन प्रिवेंट यूटीआई? सो यूटीआई प्रिवेंशन को लेके कुछ गलत धारणाएं, कुछ मिथ और ट्रुथ हैं। सबसे पहले एक जो है कि लोगों को एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने से यूटीआई होता है। ऐसा ये कि गलत धारणा है। पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने से यूटीआई नहीं होता है। जो बैक्टीरिया यूटीआई कॉज करते हैं वो बाहर बॉडी के बाहर वो बहुत देर सर्वाइव नहीं करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम यूरिनल यूज़ करेंगे या कोमोड यूज़ करेंगे गंदा तो उससे यूटीआई होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बैक्टीरिया इतनी देर तक बॉडी के बाहर सर्वाइव नहीं करते हैं। पानी थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहिए, अराउंड 2 लीटर्स 2.5 लीटर्स अगर हम पानी लेते हैं एक हेल्दी एडल्ट, तो उससे यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं होते हैं। लेकिन ये जो है ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है। काफ़ी लोगों को इतना ज़्यादा पानी लेने की परमिशन नहीं होती है बिकॉज ऑफ मेडिकल कंडीशंस। जो लोग किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं, जिनका हार्ट पंपिंग पावर बहुत कम है, जिन लोगों के बॉडी के सॉल्ट लेवल्स बहुत कम हैं, वो लोग इतना पानी उनको परमिसिबल नहीं है। तो इसको एज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं फॉलो करना कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए। दूसरी चीज़, सेफ सेक्शुअल प्रैक्टिसेस, मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड करने चाहिए, और अगर हैं भी तो एटलीस्ट प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन एक अलग रिस्क फैक्टर है, स्पेशली बच्चों में, जिसकी वजह से यूटीआई हो सकता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको एड्रेस करना चाहिए फाइबर या फिर मेडिकेशंस द्वारा। अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए, आप रेगुलर उसकी मेडिकेशंस लें और डाइट का ध्यान रखें। और जनरली एक जेनाइटल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। अगर आप कैथेटर पे हैं तो वो जो कैथेटर हाइजीन है उसको मेंटेन करना चाहिए। राइट।
तो सर अभी मैं बात करता हूँ लाइक प्रोस्टेट की, अगर मैं बात करूँ सो लाइक व्हाट इज़ अ प्रोस्टेट बेसिकली? प्रोस्टेट एक ऑर्गन है, सारे मेल्स में होता है, ये सबको होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद, स्पेशली अराउंड 45-50 ईयर्स ऑफ एज, प्रोस्टेट का स्ट्रक्चर और उसका जो मैकेनिक्स हैं वो कुछ चेंज होने शुरू हो जाते हैं। प्रोस्टेट का जो मेन काम है वो है सीमेन प्रोड्यूस करना। सो अराउंड 50 ईयर्स के आसपास ये जो प्रोस्टेट होता है, यूरिन जो पाइप होती है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं मेडिकल भाषा में, ये उसके आसपास रहता है। 50 की उम्र के आसपास हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, और उसकी वजह से प्रोस्टेट जो है या तो इनलार्ज होने की वजह से वो यूरिन पैसेज को स्क्वीज़ कर देगा, या फिर जो उसका वॉल्व मैकेनिज़्म है वो कुछ डिफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे यूरिन रुक रुक के आना, यूरिन पास करने में ज़ोर लगाने की ज़रूरत पड़ना, यूरिन का फ्लो कम हो जाना, रात को यूरिनेशन बार बार हो रही है, कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, यूटीआई हो गया या यूरिन एकदम बंद हो गया, यूरिन में ब्लड आना, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये सारे प्रोस्टेट के लक्षण हैं। एक जो वार्निंग सिम्टम है, प्रोस्टेट जो इनलार्जमेंट है वो कैंसरस भी होती है और नॉन कैंसरस भी होती है। अनफॉर्चुनेटली सिम्टम्स फॉर बोथ आर सेम। आपको क्लिनिकली पता नहीं चल सकता कि आपको कैंसरस प्रोस्टेट है कि नॉन कैंसरस प्रोस्टेट है, दोनों के सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं। इसीलिए डॉक्टर से एग्जामिनेशन ज़रूरी है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें आइडिया आ जाता है कि कैंसरस है कि नहीं है। और दूसरा एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बोलते हैं, उसको करने से, ये दोनों चीज़ें करने से डायग्नोसिस हो सकता है कि कैंसर है कि नहीं है। सो इट्स समथिंग लाइक बायोप्सी टेस्ट और व्हाट? नो, सो बायोप्सी इज़ नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। अगर हमें कोई सस्पिशन है, अगर हमें लगता है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन की प्रोस्टेट में कुछ एबनॉर्मलिटी है और PSA बढ़ा हुआ है, तो उस केसेस में हम बायोप्सी सजेस्ट करते हैं कुछ लोगों में। कुछ लोगों में मतलब होते हैं। एंड व्हाट इज PHB BPH आई थिंक? बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया मींस जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है और वो नॉन कैंसरस को हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपर। एंड हाउ इट इज ट्रीटेड, लाइक इसको ट्रीटमेंट एंड हाउ वन कैन डायग्नोज हिमसेल्फ, लाइक उसको है या नहीं है? तो जैसा कि मैंने बताया 45-50 ईयर्स के आसपास लोगों को सिम्टम्स अगर आ रहे हैं यूरिन के, यूरिन रुक रुक के आ रहा है, यूरिन पास करने में बहुत लेट डिले हो रहा है, जब यूरिन पास करने गए तो शुरुआत करने में उसकी दिक्कत हो रही है, यूरिन रुक रुक के आ रहे हैं, स्ट्रीम इंटरप्टेड है, स्ट्रीम पुअर हो गई है, बार बार यूरिन जाने का मन कर रहा है, यूरिन पास करने के बाद लगता है पूरा नहीं हुआ, अंदर रह गया है, यूरिन कंट्रोल में प्रॉब्लम्स, यूरिन में ब्लड आना या यूरिन एकदम बंद हो जाना, ये सारे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के सिम्टम्स हैं। फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन यूरोलॉजिस्ट द्वारा अल्ट्रासाउंड करते हैं किडनी, यूरेटर और प्रोस्टेट का, और PSA टेस्ट करते हैं। इन चीज़ों से हमें आइडिया आ जाता है कि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है कि नहीं है। So sir, thank you for your wonderful knowledge जो आपने हमें दिए इस वक्त। And my last question is, what is your guru mantra to have a glow like this? Thank you so much. So happiness सबसे अच्छी दवाई होती है किसी के लिए भी, ठीक है। One should stay happy, enjoy his or her profession, और प्रोफेशन के अलावा लाइफ में कुछ और हॉबीज़ होनी चाहिए। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। हम सबके पास एक ही कमोडिटी कॉमन है, वो है टाइम। हम सबके पास 24 घंटे कॉमन है, उसी 24 घंटे से हम सब ने डील करना है। सो उसमें काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, एंजॉय भी करना है। सो जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो उसके अंदर मैं नॉन एकेडमिक बुक्स पढ़ता हूँ, और मुझे सैक्सोफोन बजाने का शौक है, मैं सैक्सोफोन बजाता हूँ। ग्रेट। एंड एनीथिंग एल्स यू वांट्स टू से टू आवर व्यूअर्स, लाइक एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या करें क्या ना करें, लाइक व्हाट डू यू डू? सो अपनी फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। काम करना ज़रूरी है, पैसा भी कमाना है, फैमिली को भी देखना है, लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। आधा घंटा 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए ज़रूर निकालें। कुछ ना कुछ हॉबी ज़रूर रखिए और खुश रहें। दूसरी चीज़, अगर मेडिकल की बात करें तो साल में एक बार कुछ बेसिक टेस्ट और अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, काफ़ी चीज़ें हमें जो है अर्ली स्टेज में बेसिक इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाती हैं। कई बार जब तक सिम्टम्स आते हैं डायग्नोसिस बहुत लेट हो चुका होता है, स्पेशली कैंसर जैसी चीज़ों में। तो एटलीस्ट अर्ली स्टेज में अगर कुछ डायग्नोसिस हो गया है तो आप उस चीज़ से बच सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर।
राइट सर, एंड जितने भी लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं, तो मैं लास्ट सवाल है, अगर आपसे मिलना चाहें तो कहाँ मिल सकते हैं लाइक? मैं एक फुल टाइम कंसल्टेंट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल में, बसंत कुंज दिल्ली में। वहाँ पे मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट का। वहाँ मैं रोज़ होता हूँ सुबह 9 से 4 बजे तक, और वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके आप आ सकते हैं। इवनिंग्स में मेरा जो पर्सनल क्लिनिक है वो विकासपुरी एरिया में है, वेस्ट दिल्ली में, और वहाँ पे भी मैं शाम को 7 से 9 बजे तक वहाँ रोज़ मिल जाता हूँ। So thank you very much sir. Thank you guys. So this is Dr. Aman Gupta. Thank you sir. Nice meeting you. Pleasure.